हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत हमारा सेशन फिर से कंटिन्यू हो रहा है दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे विकास एवं पर्यावरण अर्थशास्त्र पर। विकास एवं पर्यावरण अर्थशास्त्र, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पर, जिसके अंतर्गत दोस्तों आज हमारा 8वां लेक्चर हो रहा है और इसमें हम बात करेंगे आर्थिक विकास के सिद्धांतों पर। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देना चाहता हूं। इस पूरे जो हमारा ये पूरा जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर होगा। इस चैप्टर के अंदर कंप्लीटली हम कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे, कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे और वो ऐसे सिद्धांत होंगे जो विभिन्न अर्थात की अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा किस किस प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। अब सिद्धांत क्या होते हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, दोस्तों ये सब हम जो है इस सेशन में देखने वाले हैं। इस सेशन के अंतर्गत हम कंप्लीटली बात करेंगे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ करने में, या कहें कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां अर्थशास्त्र के अंतर्गत इकोनॉमी में होना चाहिए, उन सभी परिस्थितियों से संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा, जिन्हें हम सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा किस किस प्रकार की धारणा व्यक्त की गई है, उन सब पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहाँ पर कुछ सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे एडम स्मिथ जी के द्वारा सिद्धांत दिया गया, मार्क्स या शुम्पीटर के द्वारा दिया गया। तो ये तीन प्रमुख अर्थशास्त्री हैं जिनके द्वारा अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो इसके तहत दोस्तों हम शुरुआत करेंगे इन सिद्धांतों में सबसे पहले प्रतिष्ठित सिद्धांतों से। प्रतिष्ठित सिद्धांत अर्थात ये कि एक प्रतिष्ठित विचारधारा रही है अर्थशास्त्र के डेवलपमेंट को लेकर के, अर्थशास्त्र के विकास को लेकर के। कुछ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने, अर्थात कि कुछ परंपरागत अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और उन सभी परंपरागत अर्थशास्त्रियों की विचारों को मिला करके ही दोस्तों हम उसे प्रतिष्ठित सिद्धांत उनको नाम दिया है, जिसका आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की, शुरू सेशन की। उससे पहले मैं उन दोस्तों को बता दूं जो पहली बार हमारे सेशन पर आए हैं और अब पहली बार हमें देख रहे हैं। दोस्तों, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, बीए के इस प्लेटफॉर्म पर सभी विषयों को, बीए के सभी विषयों को पूरे विस्तार पूर्वक आपके दोस्तों हम जो है आपको हम ये मानकर नहीं चलते हैं कि आप सिर्फ बीए कर रहे हैं, बल्कि हम ये लेकर ये एक सोच बना करके, एक सोच डेवलप करके हम इस सेशन को लेकर आते हैं कि आप बीए कंप्लीट होने के जस्ट बाद ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फील्ड के लिए मूव करने वाले हैं। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप मूव करने वाले हैं। तो उसके दृष्टिकोण से ही हम सभी लेक्चरों को दोस्तों पूरे विस्तार पूर्वक फुल डिटेल एनालिसिस के साथ में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और कंप्लीटली इसके रिवीजन करने के लिए हम आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने सेशन की शुरुआत करें उससे पहले और मैं एक बात और बता दूं दोस्तों, कई सारी मेरे पास कमेंट आती है कि सर आपके लेक्चर हमें सीरीज वाइज देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएगी, जहां आप हमारे सभी लेक्चरों को क्रम अनुसार देख पाएंगे। सभी सब्जेक्टों को दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या लास्ट ईयर हो, सभी के अलग अलग दिए गए हैं। और मैं फिर एक बार फिर बता दूं, सभी लेक्चर दोस्तों, सभी लेक्चर, टोटल लेक्चर यूपीएससी के दृष्टिकोण से आपको यहां प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे कि यूपीएससी करने के लिए, जैसे दोस्तों कि हर एक यूपीएससी पढ़ाने वाला टीचर आपको सबसे पहले गाइड करता है कि यूपीएससी की स्टार्टिंग अर्थात बिगिनर्स के लिए एक बात स्पष्ट तौर पर कह दी जाती है कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है। अब एनसीईआरटी में कौन सी पढ़नी होती है? तो एनसीईआरटी पढ़नी होती है 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की। तो दोस्तों, अगर आप इस बीए के कंप्लीट सेशन को अगर कवर करते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तक, तो आपको किसी भी एनसीईआरटी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही पूरा बेसिक मैं आपको इन्हीं क्लासों के माध्यम से प्रोवाइड आपके सामने कर रहा हूं। सभी टॉपिक जो सभी यूपीएससी के दृष्टिकोण से और आपके बीए के एग्जाम के दृष्टिकोण से आवश्यक है, उन सब पर हमारा पूरा पूरा फोकस रहता है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट को सर्च करें, प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे वीडियो को देखें। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर यहां से लेकर के अपने डाउट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कोई डाउट आपका शेष नहीं रहेगा और हैंड टू हैंड आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाती है यहाँ पर।
और व्हाट्सएप पे दोस्तों आपको मैं ही रिप्लाई करता हूँ, डायरेक्ट आपकी मुझसे ही बात होती है। इसके अलावा टेलीग्राम से आप हमारे क्लास नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगी आपको, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और इसके अलावा टेलीग्राम पर नाम है लोधाजी क्लासेस, तो टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे। सभी क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। इसके अलावा सभी लेक्चरों की जो लिंक और डेली क्लास अपडेट भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। शुरुआत करें, जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, अभी हमारी ये सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंतर्गत हम सेकेंड यूनिट में हमारे जो अर्थशास्त्र है, विकास पर्यावरण अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत सेकेंड यूनिट में दोस्तों हमारा पहला टॉपिक होने वाला है आर्थिक विकास के सिद्धांतों पर। आर्थिक विकास के सिद्धांतों पर तो पहला टॉपिक हमारा होगा आर्थिक विकास के सिद्धांतों पर। उसके बाद आर्थिक विकास की अवस्थाएं, आर्थिक विकास के निवेश, मापदंड, पूंजी उत्पाद अनुपात, श्रम पूंजी अनुपात, और लास्ट में हम देखेंगे इसमें मानव संसाधन। तो दोस्तों देखा जाए यहाँ पर तो कंप्लीट जो 4 टॉपिक दिए गए हैं आपको, चारों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा आपको इन चारों टॉपिकों में दोस्तों, बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इनको पूरे विस्तार से हम लेकर आएंगे, चाहे क्लासेस कितनी भी हो जाए, इसकी कोई परवाह नहीं है दोस्तों। अगर एक टॉपिक पे 5-5 लेक्चर भी होते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं पूरे विस्तार से ही प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को। हाँ, इतना होगा कि एक टॉपिक को अगर ज्यादा लंबा हो रहा है तो हम उसे 2 भाग में या 3 भाग में आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्लासेस को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, लेकिन विस्तार आपको पूरा मिलेगा। चलिए तो शुरुआत करें दोस्तों। जान लें कि आज के पूरे टॉपिक का हमारा सारांश क्या है, अर्थात कि आज के इस पूरे टॉपिक में क्या क्या हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसके मतलब कि जो पूरा हमारा कंप्लीट टॉपिक है, पहला टॉपिक आर्थिक विकास के सिद्धांत। तो आर्थिक विकास के सिद्धांत के अंदर भी हम 4 प्रमुख अर्थशास्त्रियों के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। उन 4 अर्थशास्त्रियों में है, सबसे पहले हम देखेंगे परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के विचारों के बारे में जानेंगे। उन्होंने अर्थशास्त्र को लेकर के क्या सिद्धांत दिया है, क्या सोच थी उनकी, सबसे पहले उनको देखेंगे। परंपरावादी जिन्हें हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी कहते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत प्रथम पॉइंट में विकास का प्रतिष्ठित सिद्धांत। ठीक है, विकास का प्रतिष्ठित सिद्धांत। उसके बाद सेकेंड में हम एडम स्मिथ का सिद्धांत देखेंगे, फिर उसके बाद मार्क्स का सिद्धांत देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे दोस्तों हम शुम्पीटर के सिद्धांत। तो इन 4 प्रमुख अर्थशास्त्रियों के सिद्धांतों के द्वारा हम इस टॉपिक को पूरे को कंप्लीट करेंगे। काफी लंबा सेशन होने वाला है, 4 से 5 लेक्चर दोस्तों मिनिमम इसके अंदर होंगे। 4 तो टॉपिक ही है, पर 5 और 6 भी हो सकते हैं इसके अंतर्गत, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। तो दोस्तों कंप्लीट देखिए, जो टॉपिक बहुत ज्यादा आवश्यक होता है उस पे मैं उतना ही टाइम लेता हूं। ठीक है, वही चारों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आपने इनको पूरे डिटेल से नहीं समझा तो ये आपको बहुत तकलीफ देने वाले हैं, बहुत वाकई में मैं स्पष्ट बता रहा हूं, बहुत तकलीफ देने वाले हैं। आगे के अध्ययन में बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। क्यों? क्योंकि इन सिद्धांतों में ही वो टर्मिनोलॉजी छिपी हुई होती है जो हमें आगे के अध्ययन को आसान बनाने में हमारी सहायता करती है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करें दोस्तों प्रतिष्ठित सिद्धांतों को। प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत हम इस पूरे प्रतिष्ठित सिद्धांत को 4 टॉपिकों अर्थात 4 पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे विकास का प्रतिष्ठित सिद्धांत की व्याख्या के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि विकास का प्रतिष्ठित सिद्धांत है क्या। उसके बाद बात करेंगे इस प्रतिष्ठित सिद्धांत की विशेषता या तत्वों के बारे में, और फिर देखेंगे परंपरावादी या वही प्रतिष्ठित सिद्धांत का कुछ चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, और परंपरावादी सिद्धांत की आलोचना। ठीक है, जैसा कि देखिए अब ये पॉइंट पूरे बेसिक है। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, व्याख्या की बात कर रहे हैं। भाई ये प्रतिष्ठित सिद्धांत होते क्या है, उनकी व्याख्या देखेंगे। इसके बाद में सिद्धांत की विशेषताओं को देख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसको और अच्छे से समझने के लिए एक चित्र की सहायता से, एक ग्राफ की सहायता से इसको समझने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में अन्य देखिए, कुछ अर्थशास्त्री जब कोई सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं तो तुरंत उसकी आलोचना कर दी जाती है अन्य अर्थशास्त्रियों के द्वारा। तो उन अन्य अर्थशास्त्रियों के द्वारा इनकी आलोचना किस परिप्रेक्ष्य में की जाती है उस पर भी हम फोकस कर लेंगे। इससे हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो 1 बाय 1 करके इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्लाइड को पढ़ेंगे, स्लाइड को देखेंगे, पूरा पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों इसको समझते चलेंगे, इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। जितना मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं
पीपीटी के माध्यम से, आपको क्लास नोट्स के माध्यम से टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाएंगे। जितना भी दोस्तों मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, एक एक पॉइंट सबके सब की पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूरी किताब नहीं छापी मैंने यहाँ पर, मैं चाहता तो पूरी किताब को छापो, मेरे लिए वो ज्यादा आसान हो जाता है, पीपीटी बनाने की आवश्यकता नहीं होती मुझे। सिर्फ पूरी किताब की पीडीएफ बनाते, वो कंटिन्यूअसली आपको समझाना स्टार्ट कर देते। तो दोस्तों ये मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको उसका की पॉइंट निकालकर मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूं, जिससे कि आपको अपने अध्ययन करने में ज्यादा उलझने ना हो और टॉपिक को सटीक रूप से समझ पाए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप पीपीटी पर ध्यान देंगे, स्लाइड पर ध्यान देंगे, स्लाइड को पढ़िए एक बार। इसके बाद में मैं आपको इसका व्यवहारिक तत्व समझाते हुए चलूंगा, व्यवहारिक पक्ष समझाते हुए चलूंगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंतर्गत, एक मिनट पेन ले लें। परंपरावादी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा, अब देखिए कुछ दोस्तों को तो यही प्रॉब्लम आ गई कि सर ये परंपरावादी क्या होते हैं। प्रतिष्ठित, देखिए परंपरावादी भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रतिष्ठित नाम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या होता है, कंफ्यूजन मत रखिए दिमाग में। बिल्कुल हाँ, मैं जानता हूं ये सब लेक्चर हमारे बिगनर्स के लिए ही है, जो शुरुआत कर रहे हैं अभी यूपीएससी के लिए, उन सब के लिए है। बीए के लिए तो हेल्पफुल है ही है, साथ में यूपीएससी के दृष्टिकोण से लाया जा रहा है, ताकि आपकी शुरुआत हो सके, आप इनको समझ सके। दोस्तों, परंपरावादी का मतलब यह होता है कि अभी तक जो परंपरा के अनुसार जो नियम चले आ रहे थे, उनमें जो विश्वास रखते हैं, उन अर्थशास्त्रियों को हम परंपरावादी अर्थशास्त्री बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी ये परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, उन सबके द्वारा जो ये विचार दिए गए हैं, एक दृष्टि से अर्थात एक समान जो विचार दिए गए हैं, उन सभी को मिलाकर के हम प्रतिष्ठित नाम दे दिया गया है उनको। इसी कारण से इनको हम बोलेंगे परंपरावादी या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री। क्लियर है ना? तो देखिए, परंपरावादी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रतिपादित, अर्थात कि जो उनके द्वारा जो विचार दिए गए हैं, उनके विकास सिद्धांतों का विश्लेषण अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अपने विचारों को इस परिप्रेक्ष्य में अलग अलग रूप से प्रस्तुत किया है, जैसे कि एडम स्मिथ का सिद्धांत, रिकार्डो का सिद्धांत या जे.एस. मिल का सिद्धांत। अगर इनको हम देखेंगे तो इनके अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, ये अलग अलग सिद्धांत होंगे जिनको हम क्रमानुसार पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये सभी सिद्धांत विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत से ही संबंध रखते हैं, जो कि वास्तव में इन सबको एक कड़ी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इस पूरे पॉइंट में एक ही बात कही गई है, समझाने जैसी कोई चीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं आपको कि प्रतिष्ठित सिद्धांत को लेकर के जितने भी ये अर्थशास्त्री रहे हैं, विभिन्न मतलब अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं, और इन विचारों को जो अर्थशास्त्री परंपरागत रूप से अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, परंपरागत धारणा के तहत अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सभी अर्थशास्त्रियों के विचारों को एक प्रकार से कहा जा सकता है कि ये सभी अर्थशास्त्री प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत ही अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, अर्थात कि कहीं ना कहीं इनका मिला जुला रूप भी है, लेकिन विभिन्नताएं भी कई सारी बनी हुई है। इसी कारण से हम इसको पढ़ने के अध्ययन के दृष्टिकोण से अलग अलग इसका अध्ययन करेंगे, अलग अलग रूप से इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इन सबके विचार जो है, इन क्या कहें कि इनके जो अध्ययन जो सिद्धांत दिए गए हैं, वो विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत से ही संबंध रखते हैं, है ना, विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत से ही संबंध रखते हैं। इस कारण से इस चैप्टर के अंदर हमें विभिन्न रूप से मतलब अलग अलग अर्थशास्त्रियों को अलग अलग टॉपिक के द्वारा पढ़ना पड़ेगा, जैसे स्मिथ का सिद्धांत, रिकार्डो का सिद्धांत, मिल का सिद्धांत, या फिर कहें कि जो भी हमने प्रारंभ में जो एक दो और देखे, जैसे कि मार्क्स का सिद्धांत या शुम्पेटर का सिद्धांत। तो इन सबको जो है दोस्तों में क्रम अनुसार पढ़ना है, जिससे कि हमारे दिमाग में भी क्लियर हो जाए कि कौन से अर्थशास्त्री किस प्रकार के विचार रखते थे, है ना, किस अर्थशास्त्रियों, किन किन अर्थशास्त्रियों के मध्य में अंतर था, कौन कौन अर्थशास्त्री समान थे अपने विचारों के तहत। तो इन सब में हमारा कंसेप्ट क्लियर होना भी जरूरी है, क्योंकि एक बात और आप विशेष याद रखें। देखिए दोस्तों, ये सब लेक्चर हमारे विस्तार पूर्वक लेक्चर है, स्टडी अध्ययन जरूरी है, सब पढ़ना भी। उसके साथ ही साथ में कुछ डाउट आपके अंदर पनप जाते हैं, उन डाउटों को दूर करने के लिए भी बीच बीच में हमें एक्स्ट्रा कुछ बोलना ही पड़ता है।
है ना। जिन मेरे दोस्तों को तकलीफ होती है कि सर कंटिन्यूअसली पढ़ाइए, टाइम कम लीजिए पढ़ाते वक्त, कई सारी कमेंट आती भी है वैसे हमारे पास में, तो उनका हालांकि रिप्लाई के द्वारा वो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं, पढ़ते तो आप कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, अभी पिछले 12-13 साल से पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है ना। अब मुझे वास्तविक रूप से बताइए कितना याद है आपको, जो आपने 11th में, 12th में, 10th में जो पढ़ा था, जो वास्तविक रूप से आपने सोशियोलॉजी पढ़ी थी, क्या सोशियोलॉजी के कितने फैक्ट आपको याद होंगे, कितनी स्टोरी आपको याद होगी? कुछ भी याद नहीं होगा ना, सब भूल चुके हो। अगर उस समय का कुछ डाटा याद होता तो आज आपको पढ़ने में तकलीफ नहीं होती। क्यों याद नहीं है? क्योंकि आपने कभी उनको व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास नहीं किया था, है ना। हालांकि समझते हैं, उस समय माइंड इतना मेच्योर नहीं होता है। तो दोस्तों मेरा सबसे ज्यादा फोकस होता है कि पॉइंट को व्यवहारिक समझ दीजिए, पॉइंट को व्यवहारिक रूप से समझते चलिए, जिससे कि आपका अध्ययन बिल्कुल एकदम आसान, एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी पढ़ रहे हैं ना, उसको व्यवहारिक व्यवहारिक जो है एक रूप दीजिए, व्यवहारिक रूप से समझते चलिए उसको। तो यहाँ पर भी हम जो बात कर रहे हैं, ये क्या है यार, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, और उस अर्थव्यवस्था पर कुछ विद्वान लोग हैं जिनके द्वारा विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो किन किन विद्वानों के द्वारा क्या क्या विचार प्रस्तुत किए गए हैं, उसी पर तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और उन्हीं विचारों को हमने सिद्धांत नाम दे दिया। भाई सिद्धांत किसको बोलेंगे? कि किसी ने अगर शुरू से एंड तक के पूरे नियम बता दिए हो, है ना, किसी भी फैक्ट, किसी भी तथ्य को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के अगर शुरू से एंड तक के पूरे नियम बता दिए हो, तो उसी को हम सिद्धांत कह देंगे, ठीक है ना। तो कुछ परंपरावादी अर्थशास्त्री है जिनके द्वारा ये नियम बता दिए गए थे, और उन्हीं को हमने सिद्धांत कह दिया, और उन्हीं सिद्धांतों को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित सिद्धांत की, ठीक है ना। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने, आ जाइए वापस स्लाइड पर, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दीर्घकालीन लंबे समय तक आर्थिक विकास का एक व्यवस्थित सिद्धांत देने का प्रयास किया है। अर्थात ये कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कुछ ऐसे विचार रखे हैं अर्थव्यवस्था या देश के सामने। कौन से देश सामने? उस समय जब ये प्रतिष्ठित पर, या आप कहें कि परंपरावादी अर्थशास्त्री अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय विश्व में लगभग प्रत्येक जगह दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही स्थापित थी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कुछ ऐसे विचार दिए हैं, कुछ ऐसे रूल दिए हैं, कुछ ऐसे नियम दिए हैं जिनका अगर कोई राष्ट्र पालन करता है तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लंबे समय तक चल पाएगी। तो ऐसे कुछ नियम बताए थे इन्होंने। उन नियमों के अंतर्गत क्या क्या इन्होंने नियम बताए थे, वो कौन कौन से ऐसे नियम थे, अर्थात कि इनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों में कौन कौन से नियम बताए गए थे, उन सभी नियमों को पढ़ना ही हमारा आज का विशेष लक्ष्य है इस लेक्चर के अंतर्गत, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्रियों ने सामान्य विशेषताओं या आधारभूत तत्व के आधार पर आर्थिक विकास का एक संतुलित सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो कि प्रतिष्ठित सिद्धांत के विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सिंपल तो है यार, इसमें कुछ भी ऐसा समंजस नहीं। एक जो व्याख्या के अंतर्गत जो हमें लिखना है हमारी आंसर राइटिंग के तहत, वो व्याख्या ही तो है ये कि प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या है। तो प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत कुछ भी नहीं है, कि सिर्फ इतना है कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उनके विचार, जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, उनके विचार लगभग अगर देखा जाए तो प्रतिष्ठित सिद्धांत के आसपास ही घूमते हैं। इस कारण से इनको क्रम अनुसार पढ़ना आवश्यक है, अध्ययन के रूप में क्रम अनुसार पढ़ना और उनके विचारों को समझना आवश्यक है क्रम अनुसार, है ना। जिस प्रकार से कि एडम स्मिथ का सिद्धांत है, उसके मार्क्स का सिद्धांत है, सुम्पीटर का सिद्धांत है, या यहाँ पर दिया गया है आपको जे.एस. मिल का सिद्धांत है, या रिकार्डो का सिद्धांत है, ये सब क्या थे? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है। इनके अध्ययन को ही हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए ऐसे विचार प्रस्तुत किए हैं जिनको अगर कोई राष्ट्र फॉलो करता है तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अधिक एक लंबे समय तक, दीर्घकालीन समय तक, अर्थात लंबे समय तक जो है अपने अस्तित्व को बनाए रख सकती है या अपना विकास कर सकती है, ठीक है। चलिए इसके बाद में दोस्तों अब हम देखेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में, प्रतिष्ठित सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में। उन विशेषताओं को हम आवश्यक तत्व भी कह सकते हैं, और इनका अध्ययन
हम प्रमुख पॉइंटों के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इस विशेषताओं के अंतर्गत, सबसे पहले हम बात करेंगे लाभ बचत की प्रेरणा का स्रोत है। इस पॉइंट के अंतर्गत क्या कहा गया है कि लाभ जो होता है वो बचत बचत का स्रोत होता है। लाभ बचत का स्रोत होता है। अगर लाभ होगा तो व्यक्ति की बचत ज्यादा होगी। इसके अलावा सेकंड में हम बात करेंगे जनसंख्या के बारे में। थर्ड में बात करेंगे पूंजी संचय के बारे में। उसी प्रकार से फोर्थ पॉइंट होगा हमारा हस्तक्षेप की नीति, और नेक्स्ट होगा हमारा मजदूरों को कम पारिश्रमिक देना, और नेक्स्ट लास्ट होगा पूर्ण रोजगार की स्थिति। तो ये 6 पॉइंटों पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। और एक बात और आपको बता दूं, इस पूरे लेक्चर में प्रतिष्ठित सिद्धांत के इस लेक्चर में दोस्तों यही जो विशेषता है यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। अगर आपको ये विशेषताएं कंप्लीटली समझ आ जाती है, पूरे फोकस के साथ अगर इस सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं आप, तो आपके प्रतिष्ठित सिद्धांत वाला पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको आलोचना करने को कहा जाएगा तो भी आप कर सकते हैं, इसके महत्व बोलने को कहा जाएगा तो वो भी आप लिख सकते हैं, इसकी व्याख्या आप आसानी से कर सकते हैं, आप इसकी आलोचना भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इनको ही एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे लाभ बचत की प्रेरणा का स्रोत। मैं एक बार आपको स्पष्ट तौर पर फिर कह रहा हूं, ये दोस्तों यहां पर अभी हम प्रतिष्ठित सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं। इसमें ना मेरे विचार इंक्लूड है, ना किसी अन्य अर्थशास्त्री के, अर्थात कोई अन्य मतलब आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार इंक्लूड, किसी के कोई विचार नहीं है। ये सारे के सारे विचार जो भी कहा जा रहा है यहाँ पर, सभी के सब प्रतिष्ठित, जितने भी प्रतिष्ठित या परंपरावादी अर्थशास्त्री रहे हैं उनके विचार हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये पूरा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए विचार है जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दिए गए थे। ठीक है, चलिए एक बार पहले आप ये स्लाइड पढ़िए, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए, लाभ बचत की प्रेरणा का स्रोत है। अब जैसा कि पॉइंट ही स्पष्ट समझा रहा है आप लोगों को कि लाभ बचत की प्रेरणा का स्रोत है, व्यवहारिक रूप से इसको समझ सकते हैं, नाम से ही समझ सकते हैं यार कि अगर लाभ होता है तो उससे बचत बढ़ेगी, है ना, सिंपल सी कहानी है। अब जरा देखिए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था कि लाभ बचत को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल आज भी, आज अगर आधुनिक समय में भी अगर हम देखें तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी ये बात सही साबित होती है कि लाभ बचत को जो है प्रमोट करता है। भाई अगर लाभ ज्यादा होगा तो बचतें भी ज्यादा होने लगेगी, ठीक है ना। तो पूंजीपति को जितना अधिक लाभ होगा वह उतनी ही अधिक बचतें करेंगे। अब देखिए दोस्तों, पहले पॉइंट को पढ़ने के बाद में कुछ कंफ्यूजन हो सकती थी। कैसी कंफ्यूजन? जैसे ही हमने बात की कि लाभ बचत का स्रोत है, अर्थात लाभ जो है बचत को प्रोत्साहित करता है, तो हम लोगों का दिमाग सीधे कहां जाता है कि जनता के लाभ की ये लोग बात कर रहे होंगे। लेकिन सामान्य या आम जनता की ये बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बात कर रहे हैं पूंजीपति वर्ग की, पूंजीपति वर्ग की। ठीक है, तो इनका कहना है कि अगर किसी पूंजीपति को अधिक लाभ होगा तो वो बचत पर ध्यान देगा, बचत पर ध्यान देगा, है ना। तो अतः पूंजीपतियों को ऐसे उद्योगों में अपना धन विनियोजित करना चाहिए जहां पर उत्पादन अधिक हो, जिससे लाभ भी अधिक होगा व बचत अधिक होगी। क्या कहा इन्होंने कि अगर पूंजीपति को, अगर जो एक उद्योगपति है, अब वो उद्योगपति कौन होगा? पूंजीपति वर्ग ही होगा, एक संपन्न वर्ग होगा समाज का। तो समाज के एक संपन्न वर्ग को अगर ज्यादा लाभ होगा तो वो बचत ज्यादा करेगा। तो इस कारण से पूंजीपति को, चाहे कोई भी उद्योगपति हो, उसे ऐसे उद्योगों में ही निवेश करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिस उद्योग में लाभ ज्यादा हो। कम लाभ वाले उद्योगों से उसे दूर रहना चाहिए। लाभ अधिक होगा तो उसके पास बचतें अधिक होगी, जिससे इकोनॉमी जल्दी ग्रोथ करेगी। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, मैं एडिशनली बोल रहा हूं। इस पूरे प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों इन्होंने पूरा फोकस जो किया है ना, ये पूरा का पूरा फोकस पूंजीपति वर्ग पर किया है। मध्यम वर्ग पर कोई इन्होंने बातचीत ही नहीं की है, मध्यम वर्ग की कोई बात नहीं की इन लोगों ने, सिर्फ पूंजीपति वर्ग को फोकस किया। क्यों? क्योंकि पूंजीपति अर्थव्यवस्था को ही ये जो है अपने सिद्धांतों के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार लाभ पर कर
कम लगाना चाहिए। अर्थात सरकार जो कर लगाती है उद्योगपतियों के लाभ पर, वो कम होना चाहिए, है ना। एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, थोड़ा सा एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर देता हूँ। चलिए इसको पढ़िए, मैं एक सेकेंड में। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा जनसंख्या। जनसंख्या, आ जाइए स्लाइड पर फटाफट। चलो पढ़ लिया आपने स्लाइड, ठीक है। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार जनसंख्या खाद्य सामग्री की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। माल्थस ने कहा है कि जिस तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है उस अनुपात में खाद्य सामग्री नहीं बढ़ पाती, अर्थात खाद्य सामग्री का उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं हो पाता जितनी मात्रा में जनसंख्या बढ़ रही है। और माल्थस के अनुसार जनसंख्या पर रोग के प्रतिबंध, जैसे कि बीमारियों से जनसंख्या पर रोक लगती है। इसके अलावा अकाल, महामारी, बाढ़, इसके द्वारा मानवीय प्रयासों के अंतर्गत देखा जाए तो जैसे परिवार नियोजन के द्वारा रोक लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि जनसंख्या पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर आप विकसित करना चाहते हैं तो जनसंख्या पर नियंत्रण होना आवश्यक है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के दो तरीके होते हैं भाई, एक प्राकृतिक तरीका होता है और एक होता है मानवीय तरीका। प्राकृतिक तरीके में क्या होगा भाई, किसी को जो है अचानक से कोई बड़ी बीमारी आ गई, जैसे अभी देखा जाए तो कोरोना वायरस, है ना, इस प्रकार की कोई बीमारी आ जाती है, कोई अकाल पड़ जाता है, कोई महामारी आ जाती है। इसके अलावा जो है कई जितनी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती है वो आती है, वो सबके सब कौन को होगी दोस्तों, तो वो प्राकृतिक आपदाएं हो जाएगी, प्राकृतिक तरीके हो जाएंगे जनसंख्या नियंत्रण करने का। इसके अलावा एक अन्य होती है मानवीय तरीका या मानवीय प्रयास होते हैं जिसके द्वारा जनसंख्या को कम किया जा सकता है, जैसे कि सरकार हमेशा करती है, परिवार नियोजन कार्यक्रम लेकर आती है नए नए प्रकार के, ठीक है। तो ये सब होते हैं जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए। तो दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण करना आवश्यक है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो अगर देखा जाए तो जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ती है वो किसी भी राष्ट्र में उस तीव्र गति से खाद्यान्न का उत्पादन नहीं बढ़ता, अर्थात खाद्यान्न का उत्पादन कम हो रहा है और जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। तो आगे चल करके भयानक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना आवश्यक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका पूंजी संचय। पूंजी संचय के अंतर्गत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने पूंजी संचय को आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजी संचय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए उन्होंने बचत को प्रमुख तत्व माना है। यदि बचतें अधिक होगी तो पूंजी संचय अधिक होगा और पूंजी संचय अधिक होगा तो देश का विकास भी अधिक तीव्र गति से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूंजी संचय, तो ये पूंजी संचय वाला थर्ड पॉइंट और प्रथम पॉइंट जो हमारा था दोस्तों बचत वाला, बचत और लाभ वाला, ये उसी से मैच होता है। पूंजी संचय अर्थात सिंपल है कि अगर पूंजी संचय किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अगर पूंजी संचय हो पा रहा है तो ये उस देश के लिए बहुत उचित है, मतलब आवश्यक भी है और उचित भी है। अगर पूंजी संचय होगा यहाँ पर तो बचतें अधिक बढ़ेगी दोस्तों, और बचतें अगर अधिक होगी तो जब बचत अधिक होगी उनके लाभ से बचत होगी तो पूंजी ज्यादा संचित होगी, है ना। और जब पूंजी ज्यादा संचित होगी तो देश का भी विकास तीव्र गति से होगा। ये इनको विचार था प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का। तो यहां तक तो सब ठीक है। अब आगे इसी को क्रम अनुसार रखते हैं। चलिए देखिए, पहले जितने भी हमने 6 पॉइंट देखे, 6 पॉइंटों को पहले हम आराम से डिस्कस कर लें, उसके बाद इसको व्यवहारिक रूप से समझते हैं कि इनमें क्या कमियां, अपने हिसाब से भी आलोचना करके देखेंगे, इसकी कमियों को भी देखेंगे कि कौन कौन सी इसके अंतर्गत कमियां रही होगी, ठीक है। तो एक हो गया इनका पूंजी संचय। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी संचय होना चाहिए और जितना ज्यादा पूंजी संचय होगा उस देश का विकास भी या उस देश की अर्थव्यवस्था का विकास भी उसी तीव्र गति से होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अहस्तक्षेप की नीति या स्वतंत्र व्यापार। तो यहाँ पर क्या है देखिए, थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए इसको भी। यहाँ स्पष्ट तौर पर जो प्रतिष्ठित या परंपरावादी हमारे अर्थशास्त्री रहे हैं उन्होंने ये समझाया है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़े तो उनके जो पूंजीपति वर्ग है उसको जितना अधिकतम हो सके सपोर्ट करे, कौन, सरकार,
ठीक है। तो इसी सपोर्ट के तहत ही सरकार को चाहिए कि वो इन पर कर भी कम लगाए और साथ ही साथ में बाजार में हस्तक्षेप ना करे। बाजार में हस्तक्षेप ना करे मतलब का क्या, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो इसको मैं शॉर्ट में, हालांकि काफी बड़ा विषय है ये, लेकिन काफी शॉर्ट में समझाता हूं मैं आपको कि बाजार नियंत्रण में जो मूल्य होती है, मांग और पूर्ति, इस पर सरकार का प्रभाव होता है। सरकार अपने अनुसार इसको कम ज्यादा कर सकती है, क्योंकि बाजार पर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है ना। तो इन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का कहना यह है कि बाजार को इन पूंजीपति वर्ग के हवाले कर दिया जाए। पूंजीपति वर्ग अपने हिसाब से बाजार को चलाए, अपने हिसाब से वस्तुओं के मांग को या पूर्ति को अपने हिसाब से तय करे। अगर ये सब होगा, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो जो है अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। इनका कहना ये है। ठीक है, अब इसको एक बार स्लाइड फिर पढ़ लीजिए, जिससे कि आप इसको पूरी तरह से क्लियर रूप से एकदम आसानी समझ सके। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार राज्य सरकार को केवल देश की रक्षा, शांति, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब कार्यों पर ही ध्यान देना चाहिए, है ना। हालांकि देखिए, आप पढ़ने में कुछ कहीं कहीं पर यह है कि जो है राज्य के हिसाब से या किसी देश की वास्तविक स्थिति के हिसाब से उचित नहीं लगेगा आप लोगों को, जैसा अब ये पॉइंट आप पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा है कि सिर्फ देश का यही कार्य है कि वो सिर्फ रक्षा करने का काम करे, शांति सुरक्षा बनाए रखे, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार नियोजन, ये सब चीजें हैं इनके सरकार करने के लिए, तो यही कार्य करे, है ना। बाकी के जो अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो किसी और के कार्य में हस्तक्षेप न करे, ये सब कार्य न करे। तो हालांकि ये नेगेटिव पॉइंट लगता है हमको, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि दोस्तों, देश काल परिस्थिति जो हो सकता है, कोई उस समय की कुछ ऐसी बातें थी जो आज के समय में सटीक नहीं बैठती है, क्योंकि काफी सारा डिफरेंस होता है। तो जो चीजें आज हमें नकारात्मक लगती है, हो सकता है उस समय वही सकारात्मक हो, है ना। तो इसलिए प्रत्येक चीज जो आज नकारात्मक है, प्रत्येक बात जो आज नकारात्मक है, जरूरी नहीं है कि वो उस समय भी नकारात्मक ही होगी। देश काल परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक चीज का या प्रत्येक बात का अर्थ भी परिवर्तित होता जाता है, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्रियों ने यहाँ पर कहा है कि देश, एक राज्य सरकार को चाहिए कि वो ये सब शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले कार्य करे, लेकिन आर्थिक क्रियाएं जैसे बाजार या उपभोक्ता आदि में अपना हस्तक्षेप ना करे। इन कार्यों को पूंजीपति वर्ग के हवाले कर दिया जाए या पूंजीपति वर्ग के लिए छोड़ दिया जाए, ठीक है। इन क्षेत्रों में सरकार द्वारा पूर्ण अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाए, ठीक है। नेक्स्ट है मजदूरों को कम पारिश्रमिक देना। अब देखिए, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट आ रहा है हालांकि, लेकिन उस समय के हिसाब से उचित भी था, और इसको समझेंगे तो आपको भी जो है दृष्टिकोण थोड़ा सा चेंज अप हो जाएगा। कम पारिश्रमिक देना, इसको पहले आप शॉर्ट में व्यवहारिक रूप से समझिए। इनका कहने का यहाँ पर अर्थ ये है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, उसका विकास करना चाहते हैं, तो सरकार को चाहिए या पूंजीपति वर्ग को चाहिए या उद्योगपतियों को चाहिए, कहें कि कुल पूरे राष्ट्र की इकोनॉमी को ही ये चाहिए कि वहां पर जो मजदूर है उनको कम मजदूरी मिले, अधिक मजदूरी नहीं मिलना चाहिए। इनका कहना है ये। अब इसके पीछे उन्होंने तर्क क्या दिया है कि क्यों मिले, कम मजदूरी क्यों मिले, तो इसके पीछे इनका कहने का तर्क ये है कि अगर मजदूर की मजदूरी कम होगी तो वह राष्ट्र अधिक मजदूरों को नौकरी पर रख पाएगा, अर्थात रोजगार दे पाएगा। मजदूरी कम होगी तो जैसे मान लेते हैं कि कोई एक उद्योग है, एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है, उस कंपनी में अगर अधिक वेतन में 100 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो अगर उस अधिक वेतन को कम कर दिया जाए, उसकी सैलरी कम कर दी जाए, तो उसी अमाउंट में 100 से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है ना। तो ये एक इनका तर्क था। इसके अलावा एक अन्य तर्क ये भी दिया जाता है कि अगर मजदूरों की मजदूरी कम होगी तो पूंजीपतियों को लाभ अधिक होगा, और जब लाभ अधिक होगा तो देश का विकास बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इसका व्यवहारिक पक्ष। अब इसको एक बार स्लाइड में पढ़ लीजिए तो ये पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मजदूर को अधिक मजदूरी देने ना देने पर बल दिया है।
मजदूरों को केवल उतनी ही मजदूरी दी जानी चाहिए जिससे उनका जीवन निर्वाह हो सके। ठीक है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार यदि मजदूरों को मजदूरी अधिक दी जाती है तो लाभ कम प्राप्त होगा। किसको लाभ कम प्राप्त होगा भाई? पूंजीपति वर्ग को कम लाभ प्राप्त होगा, जिससे पूंजीपति अधिक बचत नहीं कर पाएंगे, अधिक नहीं बचा पाएंगे। और इनके अनुसार देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो विकास हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति वर्ग के द्वारा ही हो रहा है ना। तो इनके अनुसार श्रमिक संघ द्वारा मजदूरी की मांग किए जाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि मजदूरी बढ़ने पर अधिक श्रमिकों को रोजगार देना संभव नहीं हो पाएगा और मजदूरों को अधिक मजदूर देने पर उत्पादन लागत भी जो है बढ़ जाएगी और वस्तुओं की मांग कम होने की आशंका भी बनी रहेगी। ठीक है, क्लियर हुआ है ना? कोई कंफ्यूजन दोस्तों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसमें? देखिए इकोनॉमी है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, सब समझ आता चला जाएगा, है ना। और वैसे भी थर्ड ईयर है तो बच्चों जैसी स्टडी तो हम यहाँ पर हम करेंगे नहीं कि हर एक पॉइंट को हम डिटेल में करें। ठीक है, फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, लास्ट ईयर है आप लोगों का ये, तो इसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, पूर्ण रोजगार की स्थिति इसका लास्ट पॉइंट है, पूर्ण रोजगार की स्थिति। अब जरा इसको भी थोड़ा सा आप डिटेल में समझेंगे तो आपको पूरा हालत समझ आएगा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मजदूरी में वृद्धि, करों में वृद्धि, सरकार द्वारा व्यापार में हस्तक्षेप, इन सबके करने से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। तो इन अर्थशास्त्रियों का कहना यह है कि अगर आप मजदूरी बढ़ाते हैं तो रोजगार कम हो जाएगा, रोजगार की संख्या कम हो जाएगी। और करों में वृद्धि करते हो, अगर कर बढ़ाते हो, टैक्स बढ़ाते हो, तो भी इन पूंजीपति वर्ग की इनकम कम हो जाएगी, बचत कम हो जाएगी। और अगर सरकार व्यापार में हस्तक्षेप करती है तो भी पूंजीपति वर्ग का लाभ कम हो जाएगा। इस सब कारणों से एक बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी। अतः सरकार को इस प्रकार की नीतियां नहीं बनानी चाहिए जिससे आर्थिक विकास में समस्या उत्पन्न हो, आर्थिक विकास में समस्या उत्पन्न हो। और यदि आर्थिक विकास की व्यवस्था के संचालन में बाहरी या सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाए तो मांग पूर्ति की शक्तियों द्वारा पूर्ण रोजगार की स्थिति निर्मित की जा सकती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया इन्होंने कि अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तो जो ये पूंजीपति वर्ग है इनके द्वारा अगर मार्केट का संचालन किया जाएगा, बाजार का संचालन किया जाएगा, तो पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी भी प्रकार से जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति को ले आएंगे, अर्थात कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। तो इनका मानना यह था, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना यही था कि किसी भी प्रकार से सरकार को व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि बाजार के अंतर्गत जो व्यापार हो रहा है, जो व्यापार की प्रक्रियाएं हो रही है, वो सारी प्रक्रियाएं पूंजीपति वर्ग के लिए छोड़ दी जाए, जिससे कि वो बाजार का उचित रूप से संतुलन बनाए रखे और संचालन करते हुए उसका संतुलन बना रखे। और साथ ही साथ में अगर ये ऐसा करता है, अगर ये ऐसा होता है, ऐसा करता है, तो जो है ये इस प्रकार से पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अर्थात पूंजीपति वर्ग पूर्ण रोजगार की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। मतलब इनका तो एक दृष्टिकोण स्पष्ट तौर पर यह था कि पूंजीपति वर्ग के हवाले अगर हम ये जो है व्यापार कर दे, बाजार कर दे, तो ये उचित रूप से संचालन कर सकते हैं बाजार का, है ना। तो यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है तो वह केवल कुछ समय के लिए होती है ना। मतलब लाइफ टाइम या कहें कि एक लंबे समय के लिए नहीं होगी। इनके अनुसार कि अगर बाजार में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो छोटे मोटे थोड़े बहुत समय के लिए उत्पन्न होगी, है ना, और जो अपने आप खत्म भी हो सकती है। ठीक है, और अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी की समस्या को कोई महत्व नहीं दिया है, तो अर्थशास्त्रियों ने इस पर ज्यादा बात नहीं की है, किस पर? बेरोजगारी पर। तो इन्होंने तो स्पष्ट, जब भी इनके सामने विचार आया बेरोजगारी वाला, तो इन्होंने स्पष्ट तौर पर एक बात कह दी कि आपको जो है कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए जिससे कि ये स्वतंत्र रूप से व्यापार चल सके। पूंजीपति वर्ग या व्यापारिक वर्ग, जो उद्योगपति वर्ग है, वो जो है बाजार का संचालन करते हुए रोजगार की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, उनमें इतनी क्षमता होती है। और साथ ही साथ में अगर बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती भी है तो वो कुछ समय के लिए होगी, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने पूंजीपति वर्ग के अंतर्गत जो है सारी अपने जो सिद्धांत दिए हैं, अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, पूंजीपति वर्ग के एक पक्षीय आधार पर दिए गए हैं, अर्थात इन्होंने बेरोजगारी की जो समस्या है उसको अधिक महत्व नहीं दिया है।
ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसमें इस हमारे भाग में हमारा टाइम लगभग काफी ज्यादा हो चुका है, लगभग 40 मिनट लेक्चर चल चुका है दोस्तों। इसके जस्ट जो सेकंड पार्ट इसका बचा है, जैसे परंपरावादी इस पूरे सिद्धांत को हम इस ग्राफ के माध्यम से, इस जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इस ग्राफ के माध्यम से जो हम समझने का प्रयास करेंगे इसको। और इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे इसकी आलोचना की। तो ये दो चीजें बच जाती है दोस्तों। आलोचना के अंतर्गत भी हमें 5 पॉइंटों के माध्यम से इसकी आलोचना को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट भाग में हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट भाग कंटिन्यूअसली होने जा रहा है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक देख करके उसे कंटिन्यूअसली स्टार्ट कर ले। लेक्चर चूंकि एक ही है लेकिन लंबा होने के कारण इसको 2 पार्ट में आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसके सेकेंड भाग में। तब तक के लिए आपका सभी का धन्यवाद। थैंक यू।